हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हमारे चैनल में स्कूल करिकुलम से रिलेटेड यानी स्कूल में जो आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक वगैरह से और आईसीएसई मीडियम का, एमपी बोर्ड का, इसमें जो अलग अलग बुक हैं तो हम उस बुक से रिलेटेड अलग अलग क्लास के जो लेक्चर्स हैं वो हमारे चैनल पे पोस्ट हो रहे हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट करके देख सकते हैं। मैं आपको सोशल साइंस पढ़ा रही थी जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ा दिया है, तो आप लेक्चर जाकर के विजिट करेंगे और देखेंगे। हमारे चैनल में साथ ही साथ हम एमपीपीएससी से रिलेटेड यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम जो आते हैं उससे रिलेटेड भी हम आपको चीज़ें पढ़ाते हैं। लेक्चर अवेलेबल हैं, ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एमपीपीएससी का यूनिट 10 जो स्टैंड करता है किसके लिए, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ जो हैं उनके बारे में, उनकी विरासत के बारे में, उनकी लोक संस्कृति, उनका लोक साहित्य, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। इससे रिलेटेड एक लेक्चर हमारा हो चुका है और उस लेक्चर में मैंने आपको सिलेबस को डिकोड किया था, यानी यूनिट 10 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आदिवासी जो शब्द है वो कैसे आया, परिभाषा कैसे आई, और उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उनकी जो अलग संस्कृति है, उनका साहित्य है, किताबें हैं या अलग अलग समितियां हैं। तो मैंने आपको एक प्रॉपर ओवरव्यू दिया था कि यूनिट 10 में हम पढ़ेंगे क्या। मेरी आज के लेक्चर में पूरी कोशिश होगी कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं, मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट अभी बताऊंगी कि हम आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज के लेक्चर के बाद आपको कम से कम जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए। यदि आता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि आज हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट देख लीजिए। यानी आप बेसिकली समझ लीजिए कि हम परिभाषाएं पढ़ेंगे। ठीक है, अब परिभाषाओं से क्या संदर्भ है, यानी जो अलग अलग विद्वान गुजरे हैं, जो थिंकर्स थे या जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके अकॉर्डिंग आदिवासियों की क्या परिभाषा है, ठीक है, वो हम समझेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा संविधान है वो इन्हें कैसे संदर्भित करता है, यानी संविधान के किस भाग में इनके बारे में बताया गया है, संविधान इनकी क्या परिभाषा देता है, वो हम समझेंगे। और उसके साथ साथ हम समझेंगे अलग अलग समितियों के बारे में, यानी जो कमिटीज बनाई गई थी, जिसमें सबसे पहले ढेबर कमेटी जो है जिसने कॉन्सेप्ट दिया था पीवीटीजीज का, ये हम समझेंगे। ठीक है, तो यानी परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं, कमिटी जो अलग, क्योंकि सरकार कैसे तय करती है कि कोई भी जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, समूह है, उनको पीवीटीजीज में या जनजातियों में शामिल किया जाए, सरकार कैसे तय करती है वो मैं आज आपको समझाऊंगी। और कुछ किताबों के बारे में जानेंगे जो इन पर लिखी गई हैं और किनके द्वारा लिखा गया है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, और कुछ विशेष क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। कुछ विशेष क्षेत्र के बारे में भी हम पढ़ेंगे, यानी कौन से इलाके में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, बैगा, गोंड, ये सारी चीज़ों के बारे में हम समझने वाले हैं। तो ओवरऑल आपको कुछ 2-3 चीज़ें मैं आज पढ़ाने वाली हूँ। जो बेसिक यूनिट 10 का है वो पढ़ेंगे हम, जनजातियों से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। फिर हम डीप डाइव करेंगे, यानी जो और उसमें सब पार्ट्स हो जाएंगे, सब हेडिंग्स हो जाएंगी, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है उसको। अब देखिए, इस वाली स्लाइड में आपको क्लियर करने वाली हूँ कि आदिवासी जो शब्द है वो कहाँ से आया। देखिए, आदिवासी जो शब्द है वो केवल 2 शब्दों से मिलकर के बना है, आदि और वासी, यानी ये दोनों जो शब्द हैं वो किसका शब्द है, संस्कृत का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, वो लोग जो सबसे पहले से यहाँ रह रहे हैं, यानी जो यहाँ के मूल निवासी हैं, यानी जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं। प्रिमिटिव किनको बोला गया था, जो यहाँ पे बहुत स्टार्टिंग से रह रहे हैं। तो यानी आदिवासी जो शब्द है वो संस्कृत के शब्द से मिलकर के बना है, और वो उसका अर्थ क्या होगा, वो लोग जो यहाँ के मूल निवासी हैं। अब ये जो शब्द है ये दिया किसने है, ये दिया गया है ठक्कर बापा के द्वारा। ठक्कर बापा कौन थे, देखिए ठक्कर बापा फ्रीडम फाइटर थे, और साथ ही साथ 2-3 फैक्ट आपको इसी स्लाइड में मिल जाएंगे। कैसे, देखिए, आदिवासी जो आंदोलन था उसके पितामह माने जाते हैं ठक्कर बापा।
ठीक है। और 1930 के दशक में आदिवासी शब्द इन्होंने ही गढ़ा था, यानी सबसे पहले जिसने आदिवासी शब्द दिया था वो थे ठक्कर बापा, ठीक है। और इसमें एक संस्था का नाम आ जाता है, संस्था कौन सी? भारतीय आदिम जन सेवा संघ। अब भारतीय आदिम जन सेवा संघ कौन सी संघ है? देखिए 1930 में आदिवासी शब्द को लेकर के आए ठक्कर बापा। उसके बाद 1948 में, कब? 1948 में उन्होंने एक संघ की स्थापना की जिसे बोला गया भारतीय आदिम जन सेवा संघ। ये जो संघ है इसको बनाने के पीछे उद्देश्य ये था बच्चों कि जो आदिवासी हैं, जो जनजाति हैं, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना। मेन स्ट्रीम से जोड़ने का मतलब क्या है? उनके लिए छात्रावास उपलब्ध कराना, साथ ही साथ उनको पढ़ाई से जोड़े रखना, ताकि वो जो आज की जो जेनरेशन है या उस समय की जो जेनरेशन थी एटलीस्ट उनके साथ मिलकर के वो आगे बढ़ सकें। तो ये जो संघ है उसका यही मोटिव था। और इसमें एक और फैक्ट ये निकल करके आता है कि जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे दो फैक्ट हो जाता है कि वो हमारे देश के भी पहले प्रेसिडेंट थे, साथ ही साथ ये जो संघ बनाया गया था इसके भी पहले प्रेसिडेंट उन्हीं को बनाया गया था। तो आपको 2-3 फैक्ट इसी स्लाइड में मिल गया। क्या समझे? परिभाषा, सॉरी, आपने शब्द के बारे में समझा, ये शब्द किसने दिया है और किन दो शब्द से मिलकर के बना है, और एक संस्था बनाई गई जो ठक्कर बापा के द्वारा बनाई गई। अब देखिए, अच्छा एक और फैक्ट यहाँ पे सुन लीजिए, ठक्कर बापा को प्यार से ठक्कर बापा बुलाया जाता था। उनका असली नाम अमृतलाल विठलदास ठक्कर था। अब इतना लंबा नाम था तो उसको शॉर्ट करने के लिए लोग उन्हें प्रेम से ठक्कर बापा बुलाया करते थे। क्या नाम था? अमृतलाल। मैं एक बार लिख देती हूँ। आप लेक्चर भी सुनते जाइए और सारी चीजें समझते भी जाइए और स्लाइड भी देखिए, क्योंकि आपको सारी चीजें एक साथ एक ही जगह पर मिल रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्योंकि आदिवासी शब्द तो ठक्कर बापा ने दे दिया, लेकिन उसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण लोग थे उन्होंने आदिवासियों को या जनजातियों को कुछ अलग नाम से पुकारा। कौन कौन से? देखिए, महात्मा गांधी जी ने आदिवासियों को या जनजातियों को हरिजन या गिरिजन बुलाया। खास तौर पर गिरिजन वो ST, SC और OBC इसको बुलाते थे, और इसका अर्थ क्या होता था? वो लोग जो पहाड़ों में निवास करते हों, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने जो नाम दिया उसका अर्थ मैंने बताया। फिर आ जाते हैं पिछड़े हिंदू। पिछड़े हिंदू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, और ये नाम GS घुरिये जी ने दिया था। इनका ये मानना था कि जो हिंदूज हैं उनमें जो जाति पिछड़ गई है या जो लोग पिछड़ गए हैं उन्हें बाद में जाकर के आदिवासी बुलाया गया है, तो इसलिए बोला गया पिछड़े हिंदू GS घुरिये के द्वारा। ब्रिटिश सरकार इन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स बुलाती थी। क्यों बोलती थी क्रिमिनल ट्राइब? हर चीज के पीछे एक बड़ा कारण होता है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अलग अलग जनजातियों ने अंग्रेजी सरकार का, अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया था, और उसके बाद लगातार ऐसा हुआ कि जब भी अंग्रेजी सरकार कुछ एक्ट पास करती या कोई बात बोलती तो उस चीज का विरोध करने आदिवासी जो बैगा ट्राइब्स हैं, ठीक है, जो भील थे, वो सबसे पहले आगे आते थे। इसलिए बाद में अपने हक के लिए लड़ने के लिए उन्हें बाद में क्रिमिनल ट्राइब्स बोल दिया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा। फिर आता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति बोला गया है। क्यों बोला गया है? वो लोग जिन्हें सूचीबद्ध तरीके से किसी सूची में या किसी लिस्ट में शामिल कर दिया गया हो, इसलिए अनुसूचित और जनजाति बोला गया। अब इसमें परिभाषाएं क्या है, कौन से आर्टिकल में बताया गया है, वो पढ़ लेते हैं। तो अभी आपने दो चीजें समझी, शब्द का मतलब समझ लिया आप, और आपने ये समझा कि अलग अलग लोगों ने किन नाम से संबोधित किया था। अब समझिए संवैधानिक प्रावधान क्या है। यहाँ पे बहुत बारीकी से आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि संविधान के अनुच्छेद 366 के क्लॉज 25 में ये बताया गया है कि जो आर्टिकल 342 में जो जिन लोगों को अधिसूचित किया गया है या जिनको शामिल किया गया है वो आदिवासी होंगे। यानी दो चीजें कि आर्टिकल 360 के क्लॉज 25 में लिखा है कि 342 में जो लोग शामिल हैं वो आदिवासी कहलाएंगे। तो अब आर्टिकल 342 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में क्या लिखा है? क्लॉज 1 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल से क्या करेंगे? विचार विमर्श करेंगे, और उसके बाद वो लोग अधिसूचना या गजट में उन लोगों को शामिल करेंगे।
यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल बात करेंगे और उनको शामिल नहीं करेंगे, वो सिर्फ अभी विचार विमर्श करेंगे और अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन देंगे, और नोटिफिकेशन के बाद वो शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि शामिल करने के अधिकार के बारे में तो आर्टिकल 342 के क्लॉज 2 में बताया है कि ये कार्य केवल संसद कर सकती है। यानी संसद क्या करेगी, आदिवासियों से या जनजातियों से जुड़े कोई भी कानून बना भी सकती है और किसी भी कानून को क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। एक बार रीड कर लेते हैं सारी चीजों को ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। आर्टिकल 366 में परिभाषा क्या दी गई है, ऐसी जनजातियां जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित घोषित किया गया हो। ठीक है, अब आर्टिकल 342 में क्या बोला गया है, क्लॉज 1 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के परामर्श से अधिसूचना दी जाएगी। फिर उसके बाद से क्लॉज 2 में बोला है संसद कानून द्वारा सूची में संशोधन कर सकती है, यानी किसी विशेष कानून के तहत वो क्या कर रही है, संशोधन कर देगी। यानी इन्होंने विचार विमर्श किया, नोटिफिकेशन ला दिया और उसके बाद से संसद भी चेंजेस कर सकती है। तो ये आपने संवैधानिक ढांचा समझ लिया इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। बहुत ये जटिल चीजें हैं जिनको हमारा काम यही है कि आपको आसान भाषा में हम समझा सकें। अब अकादमिक परिभाषा यानी अलग अलग जो एकेडमिक डेफिनेशंस हैं वो क्या क्या है, इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया है। यहाँ पे आप डेफिनेशन के बारे में समझ रहे हैं, आपने शब्द के बारे में समझा है, अभी तक कंफ्यूज मत होइएगा कि इनको किस किस नाम से संबोधित किया गया है। डेफिनेशन आप अब पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने संविधान ने जो परिभाषा दी थी अलग अलग आर्टिकल में, वो मैंने बताया। बाकी जो दो इम्पॉर्टेंट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके बारे में वो मैं आपको समझा रही हूँ। समान नाम वाले परिवारों का संकलन, जो समान बोली बोलते हो, आप देखिए, जो एक जैसी बोली बोलते हो और एक ही भूखंड पर अधिकार करते हो, यानी देखिए जिनकी बोलियां एक जैसी होंगी और एक ही भूखंड पे यानी एक निश्चित ज्योग्राफिकल एरिया में रहते होंगे और वहीं पर उनका अधिकार मानते होंगे, वो कहला जाएंगे क्या, वो कहला जाएंगे जनजाति। ठीक है। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी ऑक्सफोर्ड जो शब्दकोश है, वर्ड पावर है, उसके द्वारा बोला गया है विकास के आदिम अथवा, अब यहाँ पे जो आदिम शब्द है यानी जो जैसे आज हम विकास का स्तर जो देख रहे हैं उससे बहुत ज्यादा पिछड़ा जो होगा वो आदिम कहलाता है, यानी विकास के स्तर पर जो आज भी बहुत पीछे है या पिछड़ा हुआ है उसे आदिम बोला जाता है। और अथवा आचरण बर्बर हो ऐसे लोगों के समूह को बोला जाता है जनजाति, और जो एक मुखिया की सत्ता स्वीकारते हो। अब यहाँ पे कितनी चीजें निकल करके आ गई, एक बार ढंग से समझिए। यानी विकास के स्तर पर जो अभी भी क्या हो, आदिम हो, बर्बर आचरण वाले हो और जो एक मुखिया को या उनकी सत्ता को स्वीकारते हो। चार बातें यहाँ पे, एक जैसी बोली होगी, एक जैसी ज्योग्राफिकल एरियाज होगा और उसी पर अधिकार करते होंगे। तीन बातें ऑक्सफोर्ड में बोला गया जिनका अभी भी विकास के स्तर पर आदि होंगे, आदिम होंगे, यानी पुरानी चीजें मानते होंगे अब भी। बर्बर आचरण का क्या मतलब है, शाइनेस है। बर्बर आचरण का मतलब यहाँ पे यही है कि अभी भी उनमें बाहरी लोगों से मिलने में, बात करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट है। फिर एक मुखिया यानी एक ही कोई लीडर होगा और उसी की बात मानते होंगे, अलग अलग लीडर इसमें नहीं होते कि हर घर में एक मुखिया होगा। ठीक है, तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के साथ हमने देख लिया। अब अलग जो विद्वान गुजरे हैं उनके बारे में देखते हैं, जिसमें आते हैं हमारे DN मजुमदार। परिवारों का संकलन जिसका एक सामान्य नाम हो, एक जैसा नाम होगा, सामान्य नाम होगा। ठीक है, यानी अलग अलग परिवारों की नहीं बात कर रहे, एक जाति या जनजाति है उनमें सबका नाम एक जैसा होगा। ठीक है, निश्चित भूभाग पर निवास करते हो। देखिए निश्चित भूभाग मतलब एक ज्योग्राफिकल एरियाज में ही रहते होंगे वो, ये सबने बोला है। सामान्य भाषा होगी, ये भी आपने देखा, तथा विवाह और व्यवसाय में निषेधों का पालन करते होंगे। यानी देखिए एक जैसी बोली बोलेंगे, एक ज्योग्राफिकल एरियाज में रहते होंगे और शादी ब्याह के मामले में या प्रोफेशन या फिर काम के मामले में वो क्या करते होंगे, बहुत सारे प्रोहिबिशंस को मानते होंगे, यानी बहुत सारे निषेधों का पालन भी करते होंगे साथ में, वो कहला जाएंगे जनजाति। गिलीन एवं गिलीन के बारे में अगर देखते हैं तो एक विशिष्ट भूप्रदेश, यहाँ पर भी आया, समान बोली भाषा, ठीक, समान संस्कृति, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट निकल करके आया, समान संस्कृति वाला। ठीक है, ये याद रखेंगे, डिफरेंस है यहाँ पे।
और लेकिन अशिक्षित स्थानीय समूह होगा। यहाँ पे दो चीजें नई आ गई इस डेफिनेशन में। क्या चीज? ज्योग्राफिकल एरिया आपने देखा था, भाषाओं के बारे में भी देख लिया, लेकिन यहाँ पे दो चीजें नई निकल करके आई हैं। संस्कृति अलग होगी, मतलब बाकियों से अलग होगी, लेकिन उनके अंदर समान संस्कृति होगी, और अशिक्षित होंगे। अशिक्षित जो स्थानीय समूह होगा उसको क्या बोलेंगे? जनजाति बोलेंगे। तो ये आपने डेफिनेशन के बारे में देख लिया। एग्जाम में पूछ देता है ये सारी चीजें, ध्यान से देखिएगा। अब पहचान के मानदंडों के बारे में समझिए, यानी क्या पैरामीटर तय किए गए हैं कि हम किसी भी एक समूह को देखते हैं और उनको जनजाति घोषित कर देते हैं या अनुसूचित जनजाति मान लेते हैं। सरकार कैसे तय करती है? तो देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद अलग अलग समितियां बनाई गई थी, और उन समितियों को ये काम दिया गया कि आप क्या करिए, एक बार आप अच्छे से देखिए, उस क्षेत्र में जाकर के देखिए, उन लोगों को देखिए, और उसके हिसाब से कुछ मानदंड तैयार करिए कि क्या चीज़ें उनमें अलग हैं जिसे देख करके हम उनको अनुसूचित घोषित कर दें या किसी विशिष्ट सूची में शामिल कर दें। तो यहाँ पे चंदा समिति की हम बात करेंगे बच्चों, लोकुर समिति की बात करेंगे, और एक और समिति है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कहलाती है ढेबर समिति और ढेबर आयोग। इन दो समितियां और एक आयोग, इसके बारे में हम समझने वाले हैं, और इन्होंने क्या मानदंड तैयार किया। तो एक 1960 में आती है हमारी चंदा समिति, उसके बाद से 1960 से 61 में आएगी हमारी लोकुर समिति, और 1965 में आगे चल करके हम पढ़ेंगे ढेबर आयोग के बारे में। तो ढेबर आयोग का जो कॉन्सेप्ट था वो पीवीटीजीज वाला था, वो बहुत अलग था, लेकिन इन दो समितियों ने 5 या 6 बातें की थी। तो अब इन दोनों समितियों को हम देखेंगे और समझेंगे कि क्या इन्होंने अलग अलग पैरामीटर दिए हैं, यानी मानदंड तैयार किए हैं। तो सबसे पहले आ जाता है चंदा समिति में विशेष संस्कृति, दूसरा है भौगोलिक, सारी चीजें समझाऊंगी, भौगोलिक अलगाव, पिछड़ापन, जनजातीय विशेषताएं और संकोच। अब विशेष संस्कृति का क्या मतलब है? यानी इनकी कुछ अलग रिचुअल होंगे, किसी एक चीज को, जैसे अलग अलग जातियां हैं हमारे, अलग अलग धर्म हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, अलग अलग पर्व होते हैं, तो वैसे ही इनमें भी कुछ अलग पर्व पाए जाएंगे या त्योहार पाए जाएंगे। भौगोलिक अलगाव होगा, यानी ये अक्सर घने जंगलों में या ऊंचे पहाड़ों में रहते होंगे, उसे यहाँ पर भौगोलिक अलगाव बोला है चंदा समिति ने। क्या चीजें? या तो घने जंगलों में या ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहते होंगे, उसे बोला गया भौगोलिक अलगाव। अगर ये कुछ चीजें पाई जाती हैं तो उन्हें जनजातियों में शामिल किया जाएगा। तीसरी चीज है पिछड़ापन, यानी विकास के स्तर पर अब भी वो पिछड़े हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में या प्रोफेशन में, अन्य चीजों में वो अभी भी क्या है, पिछड़ापन है उनमें। चौथा, जनजातीय विशेषताएं होंगी, अलग अलग जनजाति जो होती हैं, जातियां होती हैं, उनकी कुछ अलग अलग विशेषताएं होती हैं। किसी में गोदना टैटू का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस माना जाता है, किसी के में संगीत अलग होता है, नृत्य अलग अलग फॉर्म्स के होते हैं। तो वो सारी चीज़ें अलगाव जब पाई जाएंगी तो उन्हें जाति या जनजाति बोला जाएगा। और पांचवा, संकोच। संकोच का मतलब है यहाँ पे शाइनेस, यानी बाहरी जो लोग हैं उनसे मिलने में शर्म होगी या घबराहट होगी। अगर ये 5 चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं तो चंदा समिति के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि वो जो समूह है वो जनजातीय समूह है। अब लोकुर समिति जो 1965 में आई थी, उन्होंने बोला आदिम लक्षण। आदिम लक्षण मतलब पुराने विचारों वाले होंगे या पुरानी चीजें मानते होंगे। विशिष्ट संस्कृति मैंने अभी आपको वहां पर समझा दिया। फिर भौगोलिक अलगाव होगा, वही पहाड़ों और घने जंगलों में रहते होंगे। और मुख्य धारा से संपर्क में संकोच। संकोच का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे है, भौगोलिक अलगाव का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे है, विशेष संस्कृति का कॉन्सेप्ट भी, एक मिनट, विशेष जो संस्कृति है उसका कॉन्सेप्ट भी यहीं पे बताया गया है। यानी दोनों समितियों ने कहीं ना कहीं सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे पिछड़ेपन की बात की गई है, जनजातीय विशेषता की बात की गई है, और यहाँ पे मुख्य धारा से संपर्क में शब्दों को अलग कर दिया गया है, पर परिभाषाएं लमसम वही हैं। अब चलते हैं ढेबर समिति पे। तो वहां पे आपने देख लिया पिछड़ी जो विशेष, अब देखिए जो जनजातियां हैं वो आदिम लक्षण की होती हैं और पिछड़ी होती हैं। ये तो हमने बाकी की 2 समितियों से समझा, जो एक 1961 या 62 तक आई और एक 65 में आई। लेकिन ढेबर समिति जो 1960 से 61 के बीच में आई, उन्होंने क्या नया कॉन्सेप्ट निकाला, उन्होंने ये बोला वो जनजाति, देखिए जनजातियां पिछड़ी होती हैं, लेकिन उन जनजातियों में भी कुछ ऐसा समूह होता है जो और ज्यादा पिछड़ा होता है, और उन्हें जाकर के बोला गया पीवीटीजीज।
यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ढेबर समिति ने या ढेबर कमेटी ने दिया था, ठीक है। यानी पिछली जो दो समितियां थी जिसमें हमारा चंदा समिति आ रहा था, ठीक है, और लोकुर समिति आ रहा था, उन्होंने ये बोला कि वो जनजातियां जो भौगोलिक अलगाव होगा, आदिम लक्षण होगा या संकोच होगा, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट दो समितियों ने दिया। लेकिन ढेबर आयोग जो है उसने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला कि जनजातियों में और उनके समूह में उनमें भी जो पिछड़े होंगे वो पीवीटीजीज कहला जाएंगे, और वो पीवीटीजीज मिलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके में पाए जाते हैं, जिनमें 3 मेन होंगे, बहरिया, सहरिया और बैगा। तो इनके बारे में और ज्यादा डिटेल में मैं आपको आगे के लेक्चर्स में भी पढ़ाऊंगी। अभी आप सिर्फ ऊपर मैं आपको बेसिक चीजें समझा रही हूँ। तो ढेबर समिति ने क्या बोला, इनका योगदान ये था कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की स्थिति की इन्होंने समीक्षा की और ये पाया कि इनमें भी जो पिछड़े हैं उनको हम प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स बोल देंगे, और इसकी शुरुआत कर दी गई। और ये कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में इनका प्रभाव पाया जाता है, बैगा, बहरिया और सहरिया। ये अलग एक इनका समूह बनाया गया। तो सब ग्रुप आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब जनजातीय साहित्य और शोध के बारे में क्योंकि पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो वेरियर एल्विन है उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, और साथ ही साथ जो हमारे ठक्कर बापा यानी अमृतलाल विठल दास ठक्कर, नाम याद रखिएगा पूरा, उन्होंने भी एक किताब लिखी जिसका उन्होंने नाम दिया ट्राइब्स ऑफ इंडिया। यानी भारत में जो अलग अलग जनजातियां पाई जाती थी उनके बारे में उन्होंने स्टडी किया, समझा और उसके बारे में लिखा। अब वेरियर एल्विन की कुछ बहुत सारी किताबें यानी 4-5 हैं जिसके बारे में आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहला है द मुरिया एंड देयर घोटुल। अब देखिए सारी चीज़ें आपको मैं समझा डिटेल में रही हूँ, लेकिन जो फैक्ट्स होंगे, जैसे पहले आपने फर्स्ट वाली स्लाइड में डिटेल मैंने आपको समझाया एक समिति के बारे में, शब्द कौन लेकर के आया वो मैंने बताया। तो यहाँ पे फैक्ट भी आते जा रहे हैं तो वो आपको खुद से याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो घोटुल है ये एक प्रथा है जो छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में अभी भी होती है, जिसके बारे में इन्होंने, क्योंकि इन्होंने एक आदिवासी महिला से विवाह किया था और इनका इंटरेस्ट भी आदिवासियों की जो पर्व होते हैं, नृत्य होते हैं, संगीत होते हैं उसमें ज़्यादा था। तो इन्होंने क्या किया, उनके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी किया और करते करते बहुत सारी किताबें लिख दी। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने लिखा था द मुरिया एंड देयर घोटुल। घोटुल क्या होता है? प्रथा होती है। मैंने आपको बता दिया छत्तीसगढ़ के बस्तर में होती है। अब ये प्रथा क्या होती है? बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक गांव है, गांव से बहुत अलग मिट्टी या बांस का एक झोपड़ी जैसा या झुग्गी जैसा बनाया जाता है, जिसमें जो अविवाहित युवक युवतियां होते हैं वो रहते हैं किसी बड़े के निगरानी में। और उसके बाद जिस भी युवती को कोई युवक अगर पसंद आ जाता है तो वो प्रेम का इजहार कैसे करती हैं? उस लड़की की बांस की जो कंघी होती है उसको चोरी करके प्रेम का इजहार किया जाता है और उसके बाद उनका विवाह करवा दिया जाता है। तो कहने को तो हम इन्हें आदिम या पिछड़ा बोलते हैं, लेकिन आप देखिए कि बाकी सारी चीज़ों में हम इतनी सारी चीज़ें मानते हैं कि इंटरकास्ट है या वगैरह वगैरह, लव अरेंज, ये सारी चीज़ें लेकर के अब भी विवाद चलता है। लेकिन जिन्हें हम पिछड़ा कह रहे हैं उनके में ऐसी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो कितनी बारीकी से कोई इनको स्टडी कर रहा है आप ये देखिएगा। तो ये प्रथा कहाँ चलती है? छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में आज भी होती है। अब दूसरी जो किताब है लीव्स फ्रॉम द जंगल। तीसरी है फोक सॉन्ग ऑफ द गोंड्स, यानी गोंड जो ट्राइब है उनके जो फोक सॉन्ग है बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और फिर आखिरी है जंगल के पत्ते। तो ये कुछ किताबें हैं जो वेरियर एल्विन ने लिखी हैं और ये ठक्कर बापा ने लिखी थी। तो ये किताबों के नाम आप याद कर लेंगे। अब बढ़ते हैं जनजातीय भौगोलिक वितरण के बारे में। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं आप? इसमें आप पढ़ेंगे कि जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पे सहरिया लोग पाए जाते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में भील का आप देखेंगे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। और मध्य में देखेंगे, मध्य से दक्षिण में इनका विस्तार है, किनका? गोंड और कोरकू का। और मैंने जिनके बारे में आपको बताया पीवीटीजीज के बारे में, उनका विस्तार आप पातालकोट तक देखेंगे, मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके यानी पातालकोट में। फिर पूर्वी क्षेत्र में आप पाएंगे बैगा और कोल को। तो ये आप ओवरव्यू आपको पूरा मैप में मिल गया। अब डिटेल में समझिए। पश्चिमी क्षेत्र
यानी ये वाला इलाका हो जाएगा। अब पश्चिमी क्षेत्र में झाबुआ, ये आपका हो जाएगा झाबुआ। फिर अलीराजपुर, अलीराजपुर ये आपका अलीराजपुर हो गया। फिर धार और बड़वानी की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा बड़वानी हो गया, ये धार हो गया। फिर उसके बाद से हम रतलाम, ये आपका रतलाम हो गया। और उसके बाद से खरगोन, ये आपका खरगोन हो गया। यानी पूरा जो पश्चिमी क्षेत्र है ये वैसे भी हाईलाइट किया गया और अलग अलग सारी चीजें आपने इसमें देख ली। इसके पहले मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि कौन सी जाति कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्व, सारी चीजें। अब मध्य में हम देखेंगे, मध्य में पाई जाती है सबसे ज्यादा गोंड जनजातियां। कहाँ पाई जाती हैं? मध्य में, यानी दक्षिण से मध्य में आप मान सकते हैं, प्रॉपर मध्य में नहीं। तो यहाँ पे कौन कौन से जिले आ जाते हैं? मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी। ये क्षेत्र में पाए जाते हैं कौन? गोंड। नर्मदा घाटी और विंध्य सतपुड़ा जो पर्वतमाला है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इनका विस्तार पाया जाता है। आगे अब जो विशेष पिछड़ी जनजाति है जिनको पीवीटीजीज बोलते हैं, प्रमुख जिले हैं उनके शिवपुर है, ठीक है, गुना, ये आपका गुना हो गया। उसके बाद से ग्वालियर क्षेत्र, ये आपका ग्वालियर क्षेत्र हो गया। और ये रायसेन, ये इलाके हैं उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं हमारे सहरिया जनजाति। आखिरी हमारा दक्षिणी क्षेत्र में किसका विस्तार है? कोरकू जनजाति का है। कोरकू जनजाति में यहाँ पे आ जाता है होशंगाबाद। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा बैतुल, और ये आपका हो गया हरदा, और ये हो गया छिंदवाड़ा। अब यहाँ पे एक और फैक्ट निकल करके आता है कि जो होशंगाबाद है उसका नाम बदल करके 2022 में नर्मदापुरम रखा गया। साथ साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी पढ़ते जाएंगे। तो होशंगाबाद जिसका नाम बाद में बदल करके 2022-23 में क्या किया गया? नर्मदापुरम कर दिया गया। तो ये आपने पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, उत्तर ये पूरा विस्तार देख लिया। पूर्वी क्षेत्र में बैगा और कोल पाए जाते हैं जिनका इलाका है मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, और इनकी उपजातियां हैं भिंजावर और भरोतिया। और कोल जो जनजाति है वो रीवा, सतना, सीधी और कटनी में पाई जाती हैं। तो ये आपने उनका पूरा भौगोलिक विस्तार देख लिया। तो क्या क्या चीजें आपने देखी हैं? हमने उनके शब्द के बारे में समझा, फिर हमने परिभाषाएं समझी जो संविधान के आधार पर भी थी, और कुछ अलग अलग जो विद्वान थे उनके आधारों पर भी देखा। आदिवासी जो नाम है वो ठक्कर बापा ने दिया, लेकिन गांधी जी या जो अंग्रेजी हुकूमत थी उन्होंने इनके अलग अलग नाम रखे, और उसका आधार क्या था उन नाम का वो भी हमने देखा। फिर सरकार ये कैसे तय करती है कि कोई विशेष समूह है उसे हम जनजाति में शामिल करें? तो सरकार ने अलग अलग समितियां बनाई 1960 के बाद। उन समितियों ने कुछ मानदंड तैयार किए, 5 से 6। उन मानदंडों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कोई विशेष समूह जनजाति कहलाएगा। तो ये सारी चीजें देखी हमने। अब पातालकोट के बहरिया जो हमने आपको बताया दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं उसके बारे में, और क्योंकि वो बहुत अलग थलग क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए आखिरी में। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि मैंने जितने डिटेल में आपको चीज़ें समझाई हैं, साथ ही साथ जो फैक्ट आ रहे थे वो लिखवाए हैं, तो उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। एंडिंग करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं वो समझ लीजिए एंड में। सबसे पहले अनुच्छेद 366 के 25 में बताया गया है कि 342 में जो परिभाषा दी गई है उसके आधार पर राष्ट्रपति और राज्यपाल परामर्श करेंगे और उसके बाद से अधिसूचना देंगे। तो वो मैंने आपको बताया। फिर पीवीटीजीज एमपी इलाके में पाए जाते हैं, एमपी के पातालकोट यानी दक्षिणी क्षेत्र में, जो 3 मुख्य हैं जिनमें बैगा, बहरिया और सहरिया आते हैं। फिर आदिवासी शब्द किसने दिया ये पूछा जाता है एग्जाम में। आदिवासी शब्द जो है वो ठक्कर बापा ने दिया 1930 में, और इन्होंने जो आदिवासियों के विकास के लिए, उत्थान के लिए जो समूह बनाया था या जो संघ बनाया था वो 1948 में बनाया था, और उसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, वो याद रखिएगा। फिर समिति, चंदा समिति 1960 में आई, ढेबर समिति 1960 में आई, 1960 से 61 कर लीजिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जब तक अपने मानदंड तैयार किए थे तब तक ये जो 61 है वो लग चुका था। फिर लोकुर समिति 1965 में आई, जिसने अलग कॉन्सेप्ट लेकर के आया। ठीक, फिर सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील है, जो पश्चिम क्षेत्र में मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया, जो शब्द था, जो परिभाषा थी।
अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो जो कोल, बैगा, बहर या पीवीटीजीज जो हैं वो उनके अलग अलग बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कोल के बारे में उनके जो नृत्य हैं, उनके जो संगीत हैं, उनके जो पर्व हैं या जो स्पेशलिटी है, जो उनकी संस्कृति है, वो सारी चीज़ें अलग अलग से पढ़ेंगे। वो उनके बारे में कब पता चला, संविधान उनको कैसे शामिल की, ये सारी चीज़ें हम अगली क्लासेस में पढ़ते रहेंगे। फर्स्ट क्लास ज़रूर देखिएगा, डे 1 वाली क्लास आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको जो MPPSC का यूनिट 10 है, जो आपको जनजातियों के बारे में, उनकी विरासत के बारे में, लोक संस्कृति या लोक साहित्य के बारे में बात करता है, उस यूनिट 10 में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और आज वाले लेक्चर भी नोट्स बनाते रहिएगा प्रॉपर तरीके से और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।